मल्टीलैटरल सिस्टम एंड मल्टीपोलर सिस्टम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये यहां पर कंफ्यूजन होती है कि सर जी मल्टीपोलर सिस्टम और मल्टीलैटरल सिस्टम एक चीज है। नहीं फ्रेंड्स, एक चीज नहीं है। मल्टीपोलर सिस्टम और चीज है और मल्टीलैटरल सिस्टम और चीज है। इस चीज को हम यहां पर जो है वो सेग्रीगेट करेंगे। हमारा जो फोकस्ड एरिया रहेगा ना वो ये रहेगा कि हाउ मल्टीलैटरल सिस्टम इज एंडिंग एंड हाउ मल्टीपोलर सिस्टम इज इमर्जिंग। बेसिकली यहां पे मल्टीपोलर सिस्टम का इमर्ज नहीं हो रहा, इमर्जस हो चुका है। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहां पर दोस्तों मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी यहां पर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू अपडेट्स होती है, वो हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप अपना एक एनालिटिकल जो एबिलिटी है वो यहां से अपनी बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर जो टॉपिक को डिस्कस करते हैं मल्टीफैकेटेड जो है यहां पर एंगल्स को यहां पर टच करते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो आपको यहां पर हमारा पर्पस एक है कि आपके बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आप एक तो अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है अपना बूस्टअप कर सकें, देन उसके साथ साथ जो है आप एनालिटिकल एबिलिटी को जो है आप यहां पर जो है वो बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सबसे पहले लेक्चर की तरफ। यह समझेगा कि मल्टीलैटरल सिस्टम क्या चीज है। डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये वर्ड मल्टी जो है ना, इसको यहां पर आप अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको मल्टीलैटरल सिस्टम का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखेंगे यहां पर कि जो मल्टीलैटरल है इस चीज को देखेंगे। हम यहां पर बात करते हैं ना कि बाइलैटरल। बाइलैटरल मींस बिटवीन टू, है ना, थिंग्स या स्टेट कह सकते हैं। होता है क्या बाइलैटरल? दो लोगों के दरमियान में या दो स्टेट्स के दरमियान में, दो इंडिविजुअल के दरमियान में जो ताल्लुक होता है ना, यही चीज है ना, दो। अब लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं ना मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल जो कंट्रीज होते हैं वो यहां पर इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें देखने को मिला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहां पर मल्टीपल कंट्रीज जो है यहां पर आकर बैठे और अपने जितने भी चैलेंजेस है या वर्ल्ड चैलेंजेस है या ग्लोबल इश्यूज है उनको यहां पर डिस्कस किया गया, उनको यहां पर एड्रेस किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको मल्टीलैटरल सिस्टम कहते हैं, जो बिल्कुल एक रूल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस आपके बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर आपके एग्रीमेंट्स भी होता है, जैसा आपका पेरिस एग्रीमेंट्स हुआ है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मल्टीफेरियस आपके एग्रीमेंट्स हुए पड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर डेफिनेशन देखता है कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क वेयर मल्टीपल कंट्रीज वर्क टुगेदर थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू एड्रेस शेयर्ड चैलेंजेस। आप समझ आ गया आपको बात को, कि यहां पर क्या रखा है, कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नजर आता है, जिसके अंदर क्या होता है, हमें यहां पर स्टेट्स क्या करती है, मिलकर बैठती है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो फिर क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो हमारे यहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फिर यहां पर एग्रीमेंट्स होते हैं। और एग्रीमेंट्स क्यों होते हैं भाई, जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, उनको उनके साथ बेसिकली क्या करना है, निपटना है, उनको यहां पर कर्टेल करना है। ठीक है, इट एम्फेसिस रूल बेस्ड गवर्नेंस। क्या करता है ये, बेसिकली रूल बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर जो है ये फोकस करता है। अब देख ले कि आपका यूएनओ है, रूल बेस्ड है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, WTO आपका है, यूनेस्को देख ले, उसके रिलेटेड यूएनओ के जितने भी है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी देख ले एजेंसी। तो आप जितने भी आप देखेंगे ना यहां पर ये रूल बेस्ड है, और ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इसके अंदर जो है वो कह लें कि दुनिया के तकरीबन तमाम जो कंट्रीज है वो यहां पर मेंबर होते हैं, और ग्लोबल इश्यूज को यहां पर जो है वो क्या करता है, कलेक्टिव अप्रोच के साथ जो है वो यहां पर डिस्कशन की जाती है। वो अलग बात है कि नहीं की जा रही, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम एक इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, देन हमारे पास इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन हमें देखने को मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ पावर डिस्पैरिटी। यहां पर किसी भी पावर जो है यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि वो ताकतवर है तो वो, हालांकि हो यही रहा है, हम इसको डेफिनेशन में ले रहे हैं। आपने ये चीज है ना कि डिस्पैरिटी नहीं होगी, यहां पर डिस्पैरिटी नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। जितने भी कंट्रीज हैं वो आकर मिल बैठेंगे, इंस्टीट्यूशंस जितने बनाए गए प्लेटफॉर्म के ऊपर, एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, ग्लोबल इश्यूज के साथ निपटा जाएगा, ये चीज है। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा एग्जांपल रहेगी यूएनओ और इट्स एजेंसीज, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस एग्रीमेंट है, आईएमएफ है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हमें यहां पर देख रही है, ये मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अब मल्टीलैटरल सिस्टम आपको समझ में आ गया, अब समझते हैं मल्टीपोलर सिस्टम।
दोस्तों होता क्या क्या आपको पता है कि यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें यहां पर बाइपोलर सिस्टम देखने को मिला। बाइपोलर का मतलब होता है कि जो आपकी पावर है ना, इंटरनेशनल ऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो सेवरल पावर्स की बात की जाए, और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस, वो किसके दरमियान था? दो कंट्रीज के दरमियान हमें देखने को मिला, है ना। अब दो ब्लॉक्स में हम कह सकते हैं। उस वक्त एक वेस्टर्न ब्लॉक था हमारे पास, एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म जो यूएसएसआर था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बाइपोलर क्या कहता है, दुनिया जो है ना दो हिस्सों में, दो पोल्स में जो है यहां पर डिवाइड हो चुकी थी। मींस पावर जो है वो क्या होकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर केस में बिटवीन टू, है ना, दो के दरमियान में। फिर क्या हुआ कि आपका यहां पर यूएसएसआर ब्रेक होता है और सारी पावर एक किसके चली जाती है? वेस्टर्न आदमी, सारा यूएसए के पास, ठीक है। तो यूनिलैटरल सिस्टम हमें देखने को मिला यहां पर, यूनिपोलर सिस्टम देखने को मिला हमें यहां पर, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसकी मल्टीपोलर की हम यहां पर डेफिनेशन देखें। An international order characterized by several great powers or poles with significant independent influence and it describes the distribution of power। यहां पर मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर पता क्या होता है कि जो पावर होती है, जो उसकी क्या होती है, फर्दर वो डिवाइड हो जाती। अब यहां पर आप देखेंगे एक तो ग्लोबल पावर्स हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज हमें देखने को मिल रहे हैं, मिडिल पावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना वो यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ऐसे ही है दोस्तों। उसके बाद है अमंग मल्टीपल डोमिनेंट स्टेट्स। अब हर स्टेट जो है यहां पर क्या कर रहा है, अपने उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजिक हेजेमनी है नजर आती है, ठीक है। वो क्या करता है कि उसके पास भी पावर है, वो भी चैलेंज करता है, ऑफन इन्वॉल्विंग स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, पावर बैलेंसिंग एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तीन चीजें हैं यहां पर हमारे पास। एक क्या है? स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, सेकंड वन पावर बैलेंसिंग एंड थर्ड वन इज जियोपॉलिटिकल राइवलरी। ये तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार रोल प्ले कर रहे हैं ना, अपना किरदार प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं यहां पर, ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा मिडिल पावर्स कर रही है, मिडिल पावर्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब देख ले दुनिया के अंदर हमें जो यहां पर पूरी डिवीजन जो देखने को मिल रही है, यहां पर मल्टीपोलर सिस्टम जो देखने को मिल रहा है, और मल्टीपोलर सिस्टम होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहां पर जो है वो मल्टीलैटरल सिस्टम जो है वो यहां पर जो है डिलैपिडेट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्या है? मिलिट्री है और इकोनॉमिक पावर है। और चाइना के पास क्या है? इकोनॉमी भी है और रीजनल इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। रीजनल इन्फ्लुएंस क्यों है भाई? यहां पर देखेंगे बीआरए प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी जो गेम है यहां पर चाइना की बीआरए प्रोजेक्ट है। सिक्स कॉरिडोर्स के ऊपर बेस कर रहा है यहां पर फ्रेंड्स। उसके बाद है थर्ड नंबर पर रशिया, मिलिट्री एंड एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। फोर्थ नंबर पर है यूरोपीय यूनियन, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर सबसे ज्यादा अगर देखने मिल रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के। फोर्थ नंबर बात करेंगे यहां पर हमारे फिफ्थ नंबर पर इंडिया, डेमोग्राफिक एंड इमर्जिंग इकोनॉमी फिफ्थ नंबर पर। तो अब यहां पर देखें कि जो हमें यहां पर पावर की एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आती है कि हर स्टेट्स के पास इमर्जिंग इकोनॉमी है, या कह लें कि यहां पर मिडिल पावर्स हमें जिस तरह नजर आती है, या ग्लोबल पावर्स रहते हैं। क्या होता है यहां पर पावर जो है ना हर कंट्रीज के पास अपनी है, किसी का मिलिट्री है, किसी का डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, किसी की इकोनॉमी अच्छी है, किसी का रीजनल इन्फ्लुएंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। ये चीज इसके अंदर आती है मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर के पावर जो है ना यहां पर डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिवाइड हो जाती है स्टेट्स के दरमियान में, ठीक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ मल्टीलैटरल सिस्टम इज एंडिंग, क्वेश्चन इज दैट। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। मेन फोकस्ड एरिया हमारा ये था कि हाउ मल्टीलैटरलिज्म इज एंडिंग, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्या है कि राइज ऑफ द यूनिलैटरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रंप का पहला हीरा देखें आप, ट्रंप जब पहले टर्म में आते हैं, अपने टर्म में आते हैं, तो क्या होता है यहां पर बहुत सारी हमें चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। उस वक्त भी हमें नेशनलिज्म देखने को मिला, उस वक्त भी ट्रेड वॉर देखने को मिली, टैरिफ उस वक्त भी हमें यहां पर वॉर देखने को मिली चाइना और यूएसए के दरमियान में। अब ये है राइट विंग जो है यहां पर हमें पार्टी नजर आती है, ये भी कंजर्वेटिव भी है, नेशनलिज्म भी है। ये कह ले कि जो इमिग्रेशन की इनकी पॉलिसी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसके बाद न्यू ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस पावर्स हमें देखने को मिल रही है, रीजनल हेजेमनी देखने को मिल रही है, ठीक है दोस्तों। हाइपर नेशनलिज्म भी हमें देखने को मिल रहा है। और यहां पर यह है कि जो अमेरिका ग्रेट, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी आप देख ले कि किसका ये स्लोगन हमें नजर आ रहा है यहां पर, है ना। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है अमेरिका फर्स्ट,
और उसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है यहां पर बोपी, है ना। तो अब एंड कैसे हो रहा है ये देखें, जो यूएनओ का हमें यहां पर काम करना नजर आना चाहिए था वो यहां पर नजर नहीं आ रहा। कौन कर रहा है यहां पर, सारी लीडरशिप कहां किसके हाथ में, यहां पर यूएसए के हाथ में। उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन जो है यहां पर जो यूएस लीड मॉडल हमें देखने को मिल रहा था वो भी यहां पर जो है क्या हो रहा है, रीग्लोबलाइजेशन हो रही है, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर भी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा है, यहां पर यूएसए की तरफ से की जा रही है वो भी, ठीक है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह यहां पर जो है वो कह कि डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग किया जा रहा है, ठीक है, जिस तरह रीजनल हेजमनी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, ये भी चीज है। अब सेकंड हमारे पास आएगा यहां पर ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, डिसफंक्शनल ट्रेड हमें देखने को। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद था, यहां पर मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर, है ना, फ्री मार्केट्स, लिबरल मार्केट्स हमें देखने को मिलती, लेकिन ये नजर आई अब क्या किस चीज की वॉर लगी हुई है, टैरिफ वॉर एंड ट्रेड वॉर। ट्रेड डिप्लोमेसी चल रही है पूरे दुनिया के अंदर, अभी देख ले ट्रेड डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले भाई टैरिफ लगाओ और नेशनल जितनी भी इंडस्ट्री है उसको, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहां पर जो है वो इंपावर करो, यही चीज है। अब देखें आप कितना, अब हमें यहां पर जो ये पूरा यहां पर सिस्टम जो पावर शिफ्ट होते हुए नजर आई, सिस्टम की बात कर रहा मैं, पावर जो हमें यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आई। जिस तरह यूरोपीय यूनियन को यहां पर जो है वार्न किया गया टैरिफ को लेकर, फिर ईरान के मामले में यहां पर वार्न किया गया, फिर रशिया के मामले में लेकर वार्न किया गया यहां पर, फिर चाइना के मामले में देखें चाइना के साथ जो है वो खुद कितने यहां पर दोनों के दरमियान में चल रहे टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर भी चल रही है, 2018 से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने क्या किया, यूएसए ने भाई 25% से बढ़ाकर 50% जो है यहां पर टैरिफ लगा दिए। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त किधर थी, काम करना चाहिए था ना, वो भी नहीं किया। अब फिर क्या हुआ, यहां पर देखने को मिला हमें इंडिया के ऊपर टैरिफ, फिर यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया टैरिफ को लेकर, भी ग्रीनलैंड हमें चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है भाई हमारा, रीजनल एक्सपेंशन देखने को मिली। ऊपर से यहां पर कनाडा उठा, अमेरिकन और मार्क कार्नी चाइना का विजिट किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर यहां पर स्पीच दी कि भाई मिडिल पावर्स को यहां पर इंपावर करना चाहिए, हमें यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, बस बात यहां पर खत्म, ये चीज है। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम था ना भाई, ये इतने टैरिफ यहां पर लगाए जा रहे थे, इसके ऊपर काम करना है, फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन नजर नहीं है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड शिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्सलिज्म टू एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर थर्ड वन हमारे पास रहेगी, जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन शिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्सलिज्म टू एक्सक्लूसिव ब्लॉक्स। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें कि जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखें कैसे हो रही है, यहां पर जो है ना अलायंस बन रहे हैं, हर कोई अपना जो है अलायंस बना रहा है, क्योंकि मल्टीपोलर सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो जो कंट्री, अब मल्टीपोलर सिस्टम देखने को मिला, जो कंट्री जो चाह रहा है भाई वो उस तरह कर रहा है। जिस तरह कनाडा ने कहा भाई हमें जो स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी चाहिए, हम मिडिल पावर्स को कहते हैं, इसको आपको यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ है यहां पर बना है, आप वो फिल करें। क्यों, यहां पर 66 जो है यहां पर ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए विथड्रॉ करता हुआ हमें नजर आया, जिसके अंदर 31 जो है यहां पर यूएनओ के रिलेटेड एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर पीछे क्या है, एक वैक्यूम हमें देखने को मिला। तो जो यहां पर जो मार्क कार्नी ने बेसिकली स्पीच की थी, उन्होंने बोला था कि ये वैक्यूम को फिल करना चाहिए और मिडिल पावर्स को यहां पर सामने आना चाहिए। मिडिल पावर्स बेसिकली वो होती है कि जो आपकी ना तो ग्लोबल पावर्स होती है उनके पास, लेकिन रोल अपना इक्वली प्ले कर रहे होते हैं। जैसे आपका टर्की है देख लें, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंट्री क्या कर रहे हैं, मिडिल पावर्स है, जो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। इसी तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भी नजर आता है, ये ट्रेडिशनल है बेसिकली मिडिल पावर्स, ठीक है। तो ब्लॉक्स में जो है यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान में मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, हालांकि वही 20 सालों से पेंडिंग में चल रहा था। और 20 साल के बाद जब यूएसए की तरफ से देखा ना कि अब प्रेशर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, टैरिफ वॉर ना हो रहा है यूरोपीय यूनियन ने, तो उस वक्त जो है इन्होंने उठाया अपना जो है वो कह लें एग्रीमेंट और जाकर साइन किया इसके साथ, बल्कि आके घर में आकर साइन करके गए हैं। एक तो होता है बुलाकर साइन करना, एक घर में आकर जो है साइन करके गए। और इसी तरह चाइना के मामले में देख ले, चाइना का भी भाई घर के आए, नेबर कंट्री कनाडा कभी भी नहीं आने वाला था, उठ के आया, घर आया यहां पर, ठीक है। टैरिफ रिड्यूस करना है भाई, स्टेट जो है ना स्ट्रैटेजिक जो है ना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए हमें, तो उन्होंने साइन किया यहां पर। 8 साल के बाद आए यहां पर चाइना के अंदर।
अब देखा कि यूएसए के साथ बात नहीं बन रही है ना, वो प्रेशर जो है यहां पर क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह जो है जो मल्टीलैटरल सिस्टम, जो यहां पर एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसको यहां पर वायलेट किया जा रहा है। जिस तरह यहां पर बोपी बनाया गया आपका, एक कहा यह जा रहा कि यूएनओ के पैरेलल, अब यह भी कहा जा रहा था, यहां पर यह भी कहा जा रहा था, इट इज बीइंग सेड कि जो यूएसए को अब और जगह पे तो जो है ना वो बोलने की इतनी वो मिल नहीं रही ना जगह, तो इनको चाहिए था एक अपना इंस्टीट्यूशन जहां पर सिर्फ इनकी हेजमनी हो, इनकी बात मानी जाए, यहां पर ये खुद सारी जो है डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ये चीजें भी कही जा रही हैं यहां पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पर रहेगा सिस्टमिक क्राइसिस एंड इफेक्टिवनेस। सिस्टमिक क्राइसिस बेसिकली जो है ना एफिकेसी की बात की जा रही है, एफिशिएंसी की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है कि उनकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए ना ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने की, वो यहां पर एंड हो गई है। अब यूएनओ को उठाकर देख ले, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर चलती रही है, आज तक सीज फायर नहीं करवा पाए। वो किसने करवाई? यूएसए ने करवाई। यूक्रेन और रशिया के दरम्यान में वॉर लगी हुई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चुप है भाई, नहीं करवाई। यमन के अंदर वॉर लगी रही है, यहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई के दरम्यान में नहीं हुए, कुछ भी यूएनओ की तरफ से नहीं आया। उसके बाद देख ले इंडिया और पाकिस्तान के दरम्यान में वॉर लगी रही, किसने यहां पर सीज फायर करवाई? यूएसए ने करवाई, ट्रंप ने करवाई। कोंगो और रिवांडा के दरम्यान में वॉर लगी रही यहां पर, तो यूएनओ ने क्या रोल प्ले किया वहां पर? वो भी सामने। तो इस तरह जो है एक इफेक्टिवनेस जो है ना वो हमें इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो एंड होते हुए हमें यहां पर नजर आई। ये चीज है फ्रेंड्स। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टीलैटरलिज्म जो है यहां पर एंड हो रहा है, एंड हुआ नहीं है अभी, एंड हो रहा है, किनारे के ऊपर है। जिस तरह यहां पर हमें चीजें डेवलप होते हुए यहां पर नजर आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप सुन ले यहां पर कि मल्टीलैटरलिज्म इज अ मेथड ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज है। मल्टीपोलैरिटी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीपोलैरिटी क्या है? बेसिकली जो पावर है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है मल्टीपल कंट्रीज के अंदर। वन टेल्स अस अबाउट प्रोसेस, द अदर अबाउट द स्ट्रक्चर। एक हमें किसके बारे में बताता है? प्रोसेस के बारे में बताता है, और सेकंड के हमारे के बारे में बताता है? स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। दे आंसर एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट द इंटरनेशनल सिस्टम। और जो आंसर है ना टोटली जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके जो है वो कह ले के ऑपोजिट ही हमें नजर आता है, उसके फेवर में तो नजर ही नहीं आता, टोटली डिफरेंट ही हमें नजर आता है। तो ये था आपका मल्टीलैटरल सिस्टम और मल्टीपोलर सिस्टम, दोनों एक दूसरे से फ्रेंड डिफरेंट है। और यहां पर मल्टीलैटरल सिस्टम एंड हो रहा है और मल्टीपोलर सिस्टम आपका जो है इमर्ज हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है। अब तो नॉन पोलैरिटी की भी बात हो रही है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।